हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है एएफसी एशियन कप 2027 के बारे में, क्योंकि कल ही एएफसी ने इसका जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसको अनाउंस कर दिया है। 7 जनवरी से लेके 5 फरवरी 2027 के बीच में ये टूर्नामेंट सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा। टोटल 5 स्टेडियम इसके लिए सिलेक्ट किए गए हैं एंड 3 सिटीज में ये जो पूरा इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है। हम सबको पता है कि 2023 में सऊदी अरेबिया को एज ए ऑफिशियल होस्ट एशियन कप का अनाउंस किया गया था। इंडिया भी यहाँ पे इसकी रेस में था, लेकिन इंडिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया एंड हम सबको पता है कि क्या रीजन है। अदरवाइज इंडिया यहाँ पे ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाता। बट नाउ बिग क्वेश्चन इज कि इंडिया क्या 2027 का एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगा। एंड जो काफ़ी सारे फैंस है वो ये भी जानना चाहते हैं कि भाई मार्च में जो बांग्लादेश के सामने मैच है हमारा, उससे पहले इंडिया का क्या कोई प्रैक्टिस मैच होगा। तो भाई रिसेंटली जब मनोलो मार्केस एएफएफ से मिले थे इसके रिगार्डिंग कि भाई किस तरह से मार्च में उनको प्रिपेयर करना है, तो उन्होंने अपनी डिमांड के तौर पे बोला था कि मेरे को 10-12 दिन का ट्रेनिंग कैंप चाहिए रादर देन अ प्रैक्टिस मैच, क्योंकि 12th को आपका आईएसएल का जो ग्रुप स्टेज है वो खत्म हो रहा है। देन आपकी टीम का जो कैंप है वो 13 या 14 तारीख से लग जाएगा। तो 10-12 दिन का वो कैंप चाहते हैं रादर देन प्रैक्टिस मैच। कुछ कंट्रीज यहाँ पे प्रैक्टिस मैच भी खेल रहे हैं, जैसे अभी रिसेंटली थाईलैंड ने अनाउंस किया है कि वो मार्च में अफगानिस्तान के साथ एक प्रैक्टिस मैच खेलेंगे बिफोर प्लेइंग दी क्वालिफायर्स। तो अभी ये हर एक कोच की डिफरेंट डिमांड है। सो लेट्स सी कि किस तरह से मनोलो मार्केस मार्च में परफॉर्मेंस निकलवाते हैं इंडियन टीम से। एंड लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया एशियन एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है इंडियन प्लेयरों की मेंटालिटी के बारे में व्हेन एवर दे रिप्रेजेंट नेशनल टीम, बिकॉज इसको कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है एफसी गोवा के स्टार स्ट्राइकर अरमांदो सादिकू ने। रिसेंटली उन्होंने आईएसएल को एक इंटरव्यू दिया था एंड वहां पे उन्होंने आई वुड से कि इंटेंशनली ऐसा नहीं बोला है, लेकिन जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई मनोलो मार्केस आपके क्लब के भी कोच है, नेशनल टीम के भी कोच है, तो किस तरह से वो हैंडल कर रहे हैं और प्लेयर किस तरह से उसको ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अगर मेरा यहाँ पे ऐसा सीन होता कि भाई मेरा नेशनल टीम का कोच एंड क्लब का कोच सेम होता, तो भाई मैं तो भाई अपनी जी जान लगा देता और पूरे साल में उसके अंदर ट्रेन हो रहा हूँ तो मैं उसको कन्विंस करके देता कि भाई मेरे को नेशनल टीम में लो। लेकिन इंडियन प्लेयरों में वो मेंटालिटी नहीं दिखती। इंडियन प्लेयर बोलते हैं कि भाई अगर टीम नेशनल टीम में कोच पिक करे तब भी सही है, नहीं करे तब भी सही है, क्योंकि उनको भाई आईएसएल में भाई बथेरे पैसे मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, बेंच पे बैठने पे भी मिल रहा है, परफॉर्मेंस ना दे तब भी मिल रहा है, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई इंडिया में इतना बड़ा अभी टैलेंट पूल है नहीं, तो भाई आईएसएल को क्लब्स को भी उनको लेना पड़ेगा। एंड नेशनल टीम में भी उस तरह का कॉम्पिटिटिव यहाँ पे क्या बोलते कि एनवायरमेंट नहीं है। सो ये इंडियन प्लेयरों की मेंटालिटी है एंड उसका ही खामियाजा हमने लास्ट जो एएफसी एशियन कप खेला उसमें लास्ट ईयर भुगता है एंड ऑल्सो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी भुगता है। जो अफगानिस्तान और उन सब के सामने जो हमारी शर्मनाक हारें हुई उसका यही रीज़न था। प्लेयरों में वो मेंटालिटी वो जुनून के साथ खेल ही नहीं रहे थे कि भाई आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप क्वालिफायर्स के लिए खेल रहे हो। उस तरह का जो जुनून चाहिए वो नहीं था और हमने अफगानिस्तान के प्लेयरों में वो देखा था। आप देखिए 4-5 प्लेयर उनके ऐसे थे कि जो भाई रेगुलर क्लब फुटबॉल भी नहीं खेल रहे थे तब भी उन्होंने यहाँ पे बेटर आके परफॉर्म करके दिया। सो ये मेंटालिटी, ये डिज़ायर, देखिए सब कुछ आपकी एक स्किल सेट है, फिजिकलिटी, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन उसके साथ ये हंगरनेस भी चाहिए आपको नेशनल टीम में रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली प्लेयरों में नहीं है। लेट होप से मनोलो मार्केस ये जो माइंडसेट है जो ईगोस्ट मैच के अंदर कहीं ना कहीं लास्ट 2 सालों में बन गया था प्लेयरों का, एक जो कंफर्ट जोन में चले गए थे, आई थिंक उससे प्लेयरों को बाहर निकाले एंड उनको एक कम्पिटिटिव लेवल के लिए खेलने के लिए जो एक यहाँ पे क्या बोलते कि फाइटिंग स्पिरिट और वो सारी चीज़ें चाहिए, माइंडसेट, मेंटालिटी चाहिए, उसके लिए वो प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन बीट आउट ऑफ ऑल दिस 3 टीम जो हम क्वालिफायर में फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी बिग अपडेट्स आ रही है। तो भाई फाइनली ईस्ट बंगाल ने मेहदी तलाल का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है एंड रिचार्ड सेलिस सांचेस 28 ईयर ओल्ड वेनेजुएला के जो प्लेयर है नेशनल टीम को में खेलते हैं उसको यहाँ पे साइन किया है। एंड इंटरेस्टिंग साइनिंग, फैंस अब काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है कि भाई क्या अच्छी साइनिंग है, क्या किस तरह की साइनिंग है। उन्होंने 2024 में 24 मैचेस खेले हैं, उसमें उन्होंने 4 गोल एंड 3 असिस्ट दिए हैं। बट उनका अगर आप ओवरऑल करियर देखें अभी पिछले 10 सालों में तो काफ़ी कंपिटिटिव लेवल पे वो खेले हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो भाई उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में ब्राज़ील, उरुग्वे जैसी टीमों को खेला है,
कोपा अमेरिका भी खेल चुके हैं, वहाँ पे भी वो गोल मार चुके हैं। एंड वेनेजुएला की भी जो लीग है वो भी टफ है, कोलंबियन लीग में खेल चुके हैं, स्लोवेकिया की लीग में खेल चुके हैं। सो एक आई थिंक कॉम्पिटिटिव फुटबॉल वो खेल के आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली आई थिंक ईस्ट बंगाल में अगर वो जल्द से जल्द सेटल डाउन होंगे, दैट वुड बी ए बिग बूस्ट फॉर ईस्ट बंगाल। लेट्स सी कौन सी पोजीशन पे उनको खिलाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एज अ स्ट्राइकर, एज अ विंगर खेले हैं। सो लेट्स सी किस तरह का रोल उनको प्रोवाइड किया जाता है। एंड दूसरा ईस्ट बंगाल के लिए अब सीन ये है, आई थिंक साउल क्रेस्पो मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्द यहाँ पे एक आध वीक में मेरे को लगता है कि अवेलेबल हो जाएंगे। बट हिजाजी महर एंड क्लिंटन सिल्वा का क्या फ्यूचर होगा? क्या उनके भी रिप्लेसमेंट वो विंटर ट्रांसफर विंडो में ही लाएंगे, या फिर उनको अभी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई इस सीजन तक खींच लेंगे और समर में वो उनके रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे? तो वो बड़े जो क्वेश्चन एट द मोमेंट मैनेजमेंट के सामने है। आपको क्या लगता है गाइस कि क्या करना चाहिए उनको? कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी साइड पे मुंबई सिटी का भी एक इंटरेस्टिंग ट्रांसफर रूमर्स आ रहा है, जो कि है एलेक्सिस गोमेज, जो कि मोहम्मदन एससी में एट द मोमेंट खेल रहे हैं, अर्जेंटीनियन अटैकिंग मिडफील्डर। वो लिंक हुए हैं मुंबई सिटी से। एंड आई थिंक दैट वुड बी अ इंटरेस्टिंग साइनिंग। दोनों क्लब्स के बीच में एट द मोमेंट नेगोशिएशन भी चल रही है, क्योंकि एक तो एलेक्सिस गोमेज का मोहम्मदन के साथ थोड़ा सा सैलरी का भी इशू रहा है, तो उससे भी वो नाखुश है। एंड आई थिंक मुंबई सिटी के लिए भी ये परफेक्ट साइनिंग होगी अगर मंजारो या फिर जॉन तोराल में से कोई एक और ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आउट है। तो आई थिंक उनका ये परफेक्ट रिप्लेसमेंट मेरे को लगता है कि एलेक्सिस गोमेज हो सकता है। आई थिंक ये इज़ अ वेरी गुड, आप देखिए कि क्वालिटी एंड जिस तरह की मुंबई सिटी की स्टाइल है उसमें मेरे को लगता है कि कैन बी परफेक्टली फिट। सो लेट्स सी ये साइनिंग क्या मुंबई सिटी डन कर पाती है कि नहीं कर पाती है। आप इस साइनिंग को कितना रेट करेंगे और आपका क्या ओपिनियन है बता दीजिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे ओडिशा एफसी के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इसके बारे में काफ़ी अलग अलग रूमर्स आ रहे हैं। जब से ओडिशा में गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है। एंड कल तो भाई वहाँ का जो एक लोकल न्यूज़पेपर है उन्होंने ये भी छाप दिया कि भाई ओडिशा एफसी के ओनर उनका जो बेस है वो शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले जैसे मैंने बताया था कि भाई उनके जो ओनर है रोहन शर्मा, उन्होंने सोशल मीडिया पे बोला था कि भाई क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। उन्होंने उसमें कहीं पे ये मेंशन नहीं किया था कि वो बेस चेंज करना चाहते हैं, बट उन्होंने सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि भाई ड्यू टू दी चेंज ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे स्पॉन्सरशिप में भी डिफिकल्टीज आ रही है, ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स वाई हम जो जितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यूथ फुटबॉल और उन सारी चीज़ों में उतना नहीं कर पा रहे हैं। बट उन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया था कि भाई यहाँ पे हम क्लब को शिफ्ट करना चाहते हैं। तो कल के ये लोकल मीडिया के जो न्यूज़पेपर के चलते जो र्यूमर चला है, उसके बाद क्लब को भाई ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी करके क्लेरिफाई करना पड़ा कि भाई वो कमिटेड है, ओडिशा में ही अपना जो बेस है वो रखेंगे। सो आई थिंक उससे मेरे को लगता है कि काफ़ी सारे फैंस को थोड़ा सा आई थिंक रिलैक्सेशन आया होगा कि भाई चलो क्लब कहीं शिफ्ट करने के बारे में तो एट द मोमेंट नहीं सोच रहा है। सो आई थिंक न्यूज़पेपर को भी भाई एटलीस्ट क्लब से कंफर्म कर लेना चाहिए इस तरह की भाई फॉल्स खबर फैलाने से पहले। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है IWL के बारे में भी, क्योंकि परसों से IWL स्टार्ट हो रहा है एंड धीरे धीरे आई थिंक क्रेज IWL का काफ़ी यहाँ पे मेरे को लगता है कि फैंस में भी आ रहा है। जिस तरह की इस बार की सीजन की प्रिपरेशन क्लब्स की भी रही है, तो उसमें फॉरेन प्लेयर के रूल्स के रिगार्डिंग काफ़ी सारे फैंस कंफ्यूज थे, क्योंकि बीच में ये FFA भी सोच रही थी कि भाई 4 प्लेयरों के साथ IWL में अलाउ किया जाए। बट इस सीज़न 3 ही यहाँ पे जो फॉरेन प्लेयर है वो आप किसी भी एक IWL क्लब में रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें से 2 ऑन फील्ड खेल सकते हैं, एक आपका बेंच पे होगा। तो दिस इज दी रूल फॉर दिस सीजन IWL, 3 फॉरेनर्स ही होंगे। एंड लेट्स सी यहाँ पे इस सीजन क्या कोई हमें नया विनर देखने को मिल सकता है। कपल ऑफ क्लब्स मेकिंग द डेब्यू ऑल्सो इन दी IWL, जैसे नीता फुटबॉल एकेडमी और वो सब है। तो आई थिंक मज़ा आने वाला है, IWL भी एक्साइटिंग होगा। IWL की बात की है तो साथ ही में जो वुमेंस के लिए अस्मिता फुटबॉल लीग अंडर 13, अंडर 15 एंड अंडर 17 के लिए स्टेट लेवल पे स्टार्ट हुई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात में भाई अस्मिता लीग का आगाज हो चुका है अंडर 13, 15, 17 के लिए। अंडर 13 भावनगर में हो रही है, अंडर 15, 17 सूरत में हो रही है, त्रिपुरा एंड गुवाहाटी में भी आप देखिए कि स्टार्ट हो चुकी है। गुवाहाटी में तो भाई जो ओलंपिक की हमारी मेडलिस्ट है लवलीना बोरगोइन, उन्होंने किक ऑफ करवाया है। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक स्टेट लेवल पे जितनी भी ज़्यादा ये इस तरह की यूथ लीग्स फॉर वुमेंस फुटबॉल होगी, आई थिंक और ज़्यादा हमारी जो वुमेंस प्लेयर है उनको मैच टाइम एंड उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज अस्मिता फुटबॉल लीग इज़ अ गुड इनिशिएटिव। मेरे को लगता है कि जहाँ पे अंडर 13, 15, 17 के लिए एक अच्छी लीग का इनिशिएटिव यहाँ पे FF एंड स्टेट FS की ओर से किया गया है। लेट मी नो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है बता दीजिए। अब बात करते हैं ISL का जो आज मैच है उसके बारे में, जहाँ पे FC गोवा टेक ऑन कर रही है हैदराबाद FC को। दिस इज अ वेरी क्रूशियल मैच फॉर FC गोवा, बिकॉज अगर इस मैच को निकाल लेते हैं दे विल बी ऑन दी 2nd पोजीशन एंड सील्ड की रेस में और ज़्यादा नज़दीक
मोहन बगान के आ जाएंगे, बेंगलुरु एफसी को पीछे छोड़ देंगे। लास्ट 8 मैच से मनोलो मार्केस की साइड अनबीटन रन यहाँ पे लेके आ रही है, बट मनोलो मार्केस ने भी अपने प्लेयरों को उसी चीज़ से यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अलर्ट करवाया है कि बिल्कुल हमें यहाँ पे रिलैक्स नहीं होना है। 8 मैचेस जीत के आ रहे हैं और नेक्स्ट मैच हमारा हैदराबाद एफसी के सामने है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एंड हैदराबाद एफसी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो बिल्कुल ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि भाई हम इस मैच को किसी भी तरीके से हल्के में ले। दे नीड टू गो ऑल आउट एंड गेट दी 3 पॉइंट, दैट्स इट। यही माइंडसेट यहाँ पे एफसी गोवा के प्लेयरों का होना चाहिए। दूसरा ऑब्वियसली ब्राइसन को देखने के लिए भी फैंस काफ़ी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में 4 गोल मार चुके हैं। तो लेट्स सी क्या लगातार तीसरे मैच में वो स्कोर करेगा, क्योंकि इंडियन प्लेयर हमने देखा है कि भाई लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर नहीं कर पाते। तो ब्राइसन इज अ एक्साइटिंग टैलेंट एंड आई थिंक अच्छे रिदम में है, सो आई थिंक उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। बाकी हैदराबाद के लिए तो डेफिनेटली चैलेंजेस है ही है। लेट्स सी वो किस तरह की फाइट पुटअप कर पाते हैं, एंड उनका भी अभी तक कोच का कोई अपडेट एज सच आया नहीं है। मेरा प्रेडिक्शन इस मैच के लिए रहेगा, आई एम सीइंग 3-0 विक्ट्री फॉर एफसी गोवा। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं आई लीग के बारे में, बिकॉज फाइनली आफ्टर दैट लॉन्ग ब्रेक ऑफ 18-19 डेज अब फिर से यहाँ पे आई लीग किक ऑफ होने जा रहा है। एंड आज डबल हेडर है, जहाँ पे पहला मैच है दिल्ली एफसी वर्सेस गोकुलम केरला। इंटरेस्टिंग मैच, क्योंकि गोकुलम केरला भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है इस सीजन आई लीग में, जो कि एक कंटेंडर के रूप में मानी जाती थी। तो लेट्स सी उनको एक अच्छा टाइम मिल चुका है बीच में रिग्रुप होने का, एंड लेट्स सी ये सेकंड फेज में किस तरह की परफॉर्मेंस वो देते हैं। दिल्ली एफसी भी जितनी उनको अब बोल सकते कि परफेक्ट स्टार्ट मिलनी चाहिए थी उस तरह से वो नहीं मिली है, बट धीरे धीरे उन्होंने रिकवर किया था। तो लेट्स सी क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। दूसरा मैच है यहाँ पे आपका चर्चिल ब्रदर्स वर्सेस नामधारी एफसी। आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग मैच, बिकॉज चर्चिल ब्रदर जो अभी तक सीजन हुआ है उसमें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के उभरा है फॉर द टाइटल रेस। एट द मोमेंट टॉप ऑफ द टेबल भी है, एंड एक अच्छा मोमेंट में वो जा रहे थे, बट उनके कोच ने बोला है कि बीच में जो ये सडनली ब्रेक आया है उससे वो थोड़े से कंसर्न है कि भाई क्या उस मोमेंटम को कभी कभी हमने देखा है कि भाई कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो टीम का मोमेंटम भी कभी कभी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऑफ द ट्रैक चला जाता है। नामधारी ने भी सीजन की शुरुआत अच्छी नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि लास्ट कुछ मैचेस से अच्छा करके आ रहे हैं। सो डेफिनेटली चर्चिल ब्रदर्स आर फेवरेट, होम पे भी खेल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक नामधारी कैन गिव अ गुड फाइट टू देम। एंड ऑल्सो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अब से जो आई लीग होगा वो आप SSEN प्लेटफॉर्म पे फ्री में नहीं देख पाएंगे, आपको मैच पासिस के लिए पैसा पे करना पड़ेगा। सोनी के ऊपर जो टीवी में आ रहा है वहां पे आप फ्री में देख सकते हो, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।